करंट कैरिंग लूप वाला पूरा बता दिया। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इस वाले एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन नंबर 2 है, एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के इस एप्लीकेशन में डेरिवेशन भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पिछले वाले पार्ट में क्या था, डेरिवेशन मतलब जो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उसमें डेरिवेशन हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। केवल फार्मूला इंक्लूडेड था, उसके एप्लीकेशन इंक्लूडेड थे जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली किया उसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2। हाँ, एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ बायो-सावर्ट लॉ क्या है? डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ magnetic field intensity derivation for the expression of magnetic field intensity due to a current carrying circular coil at a point lying on its axis, ठीक है, at a point lying on its axis, ठीक। तो consider the situation ये है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप थोड़ा सा चपटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम 3D में इसको शो कर रहे हैं। ये बेसिकली जो लूप है वो ऐसे है, ठीक है। ये लूप ऐसे है और इसकी एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया और ये हम इसकी एक्सिस मान लेते हैं। ज़्यादा दूर ना बनाएं, ज़्यादा दूर बनाने में एंगल वगैरह थोड़ा शो करने में दिक्कत हो जाए। हाँ, तो ये हो गया सेंटर और ये हो गया ए एज रेडियस, ठीक है। यहां पे हम करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेंगे जैसे कि बायो-सावर्ट लॉ में हमेशा लिया जाता है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इस प्रकार से ये आइडियल करंट एलिमेंट ले लेंगे हम। करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ हम लोग क्या लिखते थे, r। तो अगर यहां से इस p पॉइंट का डिस्टेंस अगर x है तो r का फॉर्मूला √a² + x² हो जाएगा। छोटे से करंट एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी, यानी dB आएगी। और अगर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ को ठीक से देखें, dB वेक्टर बराबर μ0/4 पाई I इन ब्रैकेट dl क्रॉस r अपॉन r³ की अगर बात करें तो dB की डायरेक्शन dl और r दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो तीसरा वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर आता है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आप बिना सोचे समझे इस r के 90 डिग्री एंगल पे शो कर दीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया dB वेक्टर, ठीक है। अब इस एंगल को अगर मैं फाई कह दूं, थीटा मत मानिएगा क्योंकि थीटा कुछ और होता है, अभी हम बता देंगे थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब अगर ये एंगल यहाँ पे फाई है तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल dB ने बनाया, ये मैथमेटिक्स वालों के काम है, ठीक है। और हमारे काम क्या है, या तो आपको मैथमेटिक्स आती हो ठीक से तो आप कर लेंगे, अदरवाइज सीधी सी बात रट्टा मारना है।
तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई है, अदरवाइज यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वीडियो में देख सकते हैं, सारा कैलकुलेशन दिखा है। तो अगर फाई ये एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा dB cos फाई और इस दिशा में आएगा dB sin फाई। बात समझ में आई? इसी प्रकार अब एक मैटर यहां पे ये आ जाता है, चलो कंपोनेंट हो गए तो ये मेन वेक्टर बेकार हो गया। अब मैं बात करता हूं कि आईडीएल ये हो गया हमारा, ठीक है, और यहां से हम डॉट 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 लाइन बना देंगे। तो ये भी क्या है? हाँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ अलोंग द एक्सिस आती है, यानी ये जो कंपोनेंट आया है dB cos फाई, ये अल्टीमेटली जाके क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है। खैर, r बराबर अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस r के परपेंडिकुलर इधर बनी थी, उसी प्रकार से इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस r के परपेंडिकुलर इधर बनी। कोई आपत्ति, विपत्ति, धूपबत्ती, अगरबत्ती, चाय पत्ती, मोमबत्ती, कोई बत्ती नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार ये एंगल फाई है तो ये वाला भी तो एंगल फाई होगा, है ना। अगर ये फाई है तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं, ये एंगल भी फाई हो जाएगा। तो कंपोनेंट इसका dB cos फाई इधर आ जाएगा और एक बार dB sin फाई फिर से इधर आ जाएगा। चलो एक और बना देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट होने के बाद ये बेकार हो गया और ये वाला कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बच रही है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में बच रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार अगर हमने दो पार्ट लिए हैं, फिलहाल तीसरा लेते तो वो भी इधर ही बनता, चौथा लेते तो वो भी इधर ही आता, पांचवा लेते तो भी इधर ही आता। यानी अल्टीमेटली इस P पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हम dB sin फाई को बार बार ऐड करने से बेटर है एक बार लिख के इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे लूप के जितने भी आएंगे सब आ जाएंगे। समझ गए? चलिए, तो मेन बात थी सिर्फ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में बस एक चीज और अभी अधूरी है जो हमें डिस्कस करनी है, वो है थीटा। थीटा होता है क्या? अगर आप गौर से देखें तो अगर आपके पास ये वायर है, सपोज इसमें आप लोग करंट एलिमेंट लेते थे, आपको अगर याद हो, आइडियल, और ये P पॉइंट था पोजीशन वेक्टर, तो थीटा एंगल आइडियल और R के बीच में ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो आइडियल लिया गया है और जो R है उसके लिए आपको 3D में इमेजिन करना होगा। क्या है? ये आपका लूप ऐसे जा रहा है, मतलब ये लूप ऐसे है, बहुत ध्यान समझिएगा। हमने ऊपर ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लिया है, ऐसा थोड़ा सा राउंड घूमा हुआ होगा, नहीं समझे? ये है करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कॉइल में कर रही है। ऊपर वाले पॉइंट पे हमने क्या ले लिया? आइडियल। हमारा पॉइंट किधर है? इधर है। तो हम क्या करेंगे? एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, नहीं समझे? ये हो गया आइडियल, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके बीच का एंगल ही तो थीटा कहा जाता है। R और आइडियल के बीच का ही तो एंगल होता है। R और आइडियल के बीच का ही तो एंगल होता है। कितना एंगल है? 90। क्लियर? तो 3D में हो जाने के कारण वो दिख नहीं रहा है, और जिन लोगों को नहीं पल्ले पड़ रहा है उनके लिए मेरे पास एक ही जुगाड़ है, याद कर लो। इस वाले डेरिवेशन में थीटा 90 आता है, ठीक है।
हाँ जी, अब बस मेन बवाल इसमें यही था। एक चीज और मानेंगे बाद में कि इसके पास फेरों की संख्या n है, मतलब कॉइल के ऊपर 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, ठीक है। तो इफेक्ट n गुना हो जाता है करंट का, मतलब करंट आपने आई फ्लो करी लेकिन फेरे बढ़ाने से उस करंट का इफेक्ट n टाइम्स हो जाता है। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। वी नो दैट, सॉरी हियर क्या दिख रहा है, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन dB sin phi है, राइट। dB की वैल्यू बायोट-सेवर्ट लॉ में पता होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। Bp बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन फाई। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इस वजह से साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। और भी बहुत सारे काम करने हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा, I कांस्टेंट करंट है बाहर आ जाएगा, R भी कांस्टेंट है। R क्या है, सरकमफ्रेंस से पॉइंट तक का दूरी। ठीक से इमेजिन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सरकमफ्रेंस है और सरकमफ्रेंस से पॉइंट तक का दूरी। सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होगा, इस वजह से R भी कांस्टेंट है। साइन थीटा साइन 90 हो गए 1 हो ही गया है, अब बचा है साइन फाई। साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस R यानी A अपॉन R। ये भी इत्तेफाक से कांस्टेंट निकला। A रेडियस है जो कि फिक्स है और R है वही बात। तो बस इंटीग्रेशन के अंदर बचा DL। DL बोले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, DL मतलब एलिमेंट्री लेंथ, छोटा सा लेंथ जो कि आपने यहाँ लिया। अच्छा थोड़ा सा DL और जोड़ दें, DL DL और DL जोड़ दें, DL 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 और DL जोड़ दें, DL 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 और जोड़ते चले जाएं, DL 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 DL। सारे DL जब जुड़ जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है नहीं। तो इसका जो इंटीग्रल DL लिखा है इसका मतलब यही तो हुआ, इंटीग्रल का मतलब एडिशन एंड ऑल द DLs, ठीक है। BP यानी ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R क्यूब इंटू A, और ये हो गया 2 पाई A, ठीक है। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हम n मान लेते हैं। लेट कॉइल हैज n टर्न्स, therefore Bp is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Ni, ऐसे लिख देते हैं 2 पाई Ni A स्क्वायर अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब अगर आपको R नहीं अच्छा लग रहा है तो R की जगह पे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप, क्योंकि R की वैल्यू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है। Therefore magnetic field at point P is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi Ni A square upon A square plus x square whole power 3/2। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर आ गई, उसका एक मैग्नीट्यूड है। ये आपने जो पाया है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of CC coil, current carrying coil। अब मुद्दा आया काहे का, डायरेक्शन। तो जैसा कि हम पूरे इस एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं कि जो भी डायरेक्शन है वो ऑन एंड ऑल जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग द एक्सिस आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अलोंग द एक्सिस में
अगर ये कॉइल है तो अलोंग द एक्सिस में अगर हम इधर खड़े हो जाए, अगर ध्यान से सोचा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो व्यू करने का जो पोजीशन है उससे फर्क पड़ जाएगा। मतलब अगर ये कॉइल है, जैसा कि मैं अभी ये सवाल में लेके चल रहा हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर इधर खड़ा हो जाए, कॉइल की इस तरफ खड़ा हो जाए, तो उसको लगेगा कि कॉइल के भीतर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और अगर बंदा इधर खड़ा हो जाए तो उसको लगेगा कॉइल से फील्ड बाहर निकल के आ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आर पार। बंदा ऐसे खड़ा है तो क्या लगेगा कि फील्ड कॉइल के अंदर घुस रही है, और बंदा ऐसे खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, फील्ड कॉइल से बाहर निकल रही है, राइट। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिलहाल हम केवल इतना ही पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी हम आपको एक और बेस्ट तरीका बता दें डायरेक्शन निकालने का, राइट हैंड थंब रूल अगेन, ठीक है। आप करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को घुमा दीजिए, ठेंगा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस व्हाटएवर बी द पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लिखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कैसे लगाना है वो आप भी सीख जाएंगे, ठीक। कॉपी करिए। तो चलिए अभी हम मेथड लिखे दे रहे हैं आपके सामने कि कैसे निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो राइट हैंड थंब रूल हमने लिखा है, जो आपको अभी मैं थोड़ा बताया अभी, तो कैसे करेंगे। समझ नहीं आ रहा, वीडियो चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपने पास मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of current carrying circular current carrying coil, point to be noted, current carrying coil, मैं सर्कुलर शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैं मैथड बताने जा रहा हूँ कॉइल किसी भी शेप की होगी, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कॉइल आपको स्क्वायर मिल जाए। एक चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, तो उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मैच करती है। तो अगर आपको डायरेक्शन निकालना पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का पहले से, तो वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ करंट कैरिंग कॉइल, ना कि सर्कुलर। फॉर्मूला भले ही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, क्या, μ0/4 2 पाई n i a² 3/2, सही से बोला मैंने, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो निकाल पाएंगे वो सिर्फ सर्कुलर के लिए निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर रेक्टेंगुलर कॉइल मिल जाता है, स्क्वायर कॉइल मिल जाता है, ट्रायंगुलर कॉइल मिल जाता है, और डायरेक्शन आपको फिर भी निकालनी है लॉन्ग द एक्सिस, ठीक है, तो आप इस फंडे को बाकायदा यूज कर पाएंगे। फंडा क्या है, ठीक है, इफ वी turn या curl the fingers of our right hand in the direction of, if we turn the fingers of our right hand in the direction of current, then the stretched thumb
ऑफ राइट हैंड, नहीं कुछ कुछ टोपा होते पैर में उठा देख सकते हैं. द स्ट्रेच थंब ऑफ राइट हैंड will give the direction of magnetic field around what? Magnetic field along the एक्सेस ऑफ कॉइल, किसी भी शेप की कॉइल. ठीक है. जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करें, मान लीजिए ये हमने एक कॉइल बनाया. इमेजिन करिएगा हम ये लेके चल रहे हैं कि ये सिस्टम है, मतलब 3D में इमेजिन करिए थोड़ा सा. ये हिस्सा पीछे का है डॉटेड वाला, ये आगे का है. समझ रहे हैं? थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं इसको. ठीक है, ये हो गया. अब मान लीजिए कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना. दिमाग लगाइए, जब तक मैं इंक पॉट भर लेता हूँ. For the simplicity of situation, मैं x y लिख दे रहा हूँ. ठीक है, चलो x y बेटर रहता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछा जाता है मैं वैसे बात कर रहा हूँ. पॉइंट्स की मार्किंग होती है. अब इसमें मैंने क्या कहा, तरीका क्या है, हमारी राइट हैंड के फिंगर्स को टर्न करना है. मतलब ये पीछे से करंट आके ऐसे आगे आ रहा है. सी, मतलब ये हिस्सा आगे का है, यानी आगे की साइड में जब तुम्हारी फिंगर्स आएंगी घूम के तो नीचे आनी चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये ऐसे करंट पीछे से ऊपर चढ़ रही है और आगे से नीचे आ रही है. थंब किधर आया? इस तरफ आया. तो ओके. तो अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई पर्सन ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई पर्सन बी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट वाला क्या कहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉइल है. ठीक है. और बी पे क्या कहेगा, अवे फ्रॉम द कॉइल है. ठीक है. तो इट मैटर्स कि देखने वाला व्यक्ति किधर है. आई बात समझ में? ठीक है. लेकिन ये है कि हाँ, इस मेथड से आप पूरी एक्सिस में कहीं भी आपसे पूछा जाए बिना गलती के आप डायरेक्शन बता सकते हो. ठीक है. सिंपल, कुछ नहीं करना है. ये ऐसे था, चलिए फिजिकली थोड़ा हो जाते हैं. ये ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे समझिए, ये है करंट का डायरेक्शन. ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन पे फिंगर को घुमा देंगे. थंब किधर आया? ठीक है. इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगा. चलिए, अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 करेंगे. ठीक है. एप्लीकेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. ठीक है. एप्लीकेशन नंबर 3 किया जाएगा. एप्लीकेशन नंबर 3 है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे. तो देखो, डायरेक्शन वाला जुगाड़ तो पहले कर चुका हूं मैं. ये कॉइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी, निकल आएगी बड़े आराम से. भाई यहाँ पे तो डायरेक्शन उधर ही है, तुम्हारी तरफ. ठीक है. ओके. तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे. बाय द वे, इसको करने के अपने पास 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि जो अभी अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया, Vp = μ0/4π 2π Ni a² + x² होल पावर 3/2 स्वाहा. ठीक है. तो इसमें आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू 0 कर दीजिए. क्यों? क्योंकि पहले आप दूर ले रहे थे, फिर अब आप सेंटर पे आ गए हो, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. समझाते हैं, हेडिंग लिख दें पहले पूरी. एप्लीकेशन नंबर 3, application number 3 of
बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है? डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, derivation for the expression of magnetic field intensity, ठीक है, at the या due to current carrying circular coil at its center। इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस और फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी इससे बहुत सारे सब केसेस बाहर आएंगे। ठीक है, चलिए कहानी का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन की बात ये है, मैं उससे नहीं करूँगा, ठीक है, करने को बताए दे रहे हैं। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल पावर 3/2। सेंटर पे आ जाओगे तो पॉइंट तुम्हारा जब सेंटर पे खिसक के आ जाएगा तो X की वैल्यू 0 हो गई। A स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, A क्यूब बचा, A स्क्वायर से क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस तो क्या हो गया फॉर्मूला Pp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A इंटू 2 पाई। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमेशा 1 रहता है। कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक बताया जाए तो उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और अगर नहीं बताया जाएगा तो सिंपल 1 ले लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। क्लियर? बड़े आराम से हो सकता है, लेकिन मैं इससे नहीं बता रहा, क्योंकि अगर डेरिवेशन में आ गया तो पहले आपको उतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको x इक्वल टू 0 का दिखाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। डेरिवेशन होगा 2 नंबर का, तुम काम करोगे 10 नंबर के बराबर, ठीक है। तो इससे बेटर तरीका है, ये है आपका करंट कैरिंग कॉइल। हमने लेटा लेटा दिखा दिया इसको ताकि अब एकदम क्लियर फिगर रहेगा, ठीक है। ये हो गया सेंटर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसकी रेडियस अगर हम a मान के चले हैं तो यहाँ पे हम करंट एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि I करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो ये हो गया हमारा करंट एलिमेंट IDL। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो ये जो रेडियस है यही पोजीशन वेक्टर का भी काम कर रही है कि नहीं भाई? ये करंट एलिमेंट है, गौर से देखो, ये करंट एलिमेंट है। हाँ सर। और ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट है। ये नॉर्मल टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई? आई बस 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। तो वी नो दैट क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है P पॉइंट पे, फिलहाल O पॉइंट है, सेंटर हमारा, वो क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही तो होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट बाहर निकालो बहुत आसान डेरिवेशन हो जाता है इससे, ठीक है। sin 90 तो 1 हो गया, हम मतलब, ठीक है। I कांस्टेंट है, r की जगह पे a रख दो, a फिक्स है। इस इंटीग्रेशन क्या बचा सर? ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो dl क्या हो गया? 2 पाई a। हाँ a r बात एक ही है फिलहाल, लेकिन a लेना है रेडियस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a से a थैंक यू हो गया, देखो ये आ गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a इंटू 2 पाई, ठीक है। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इफ कॉइल हैज n टर्न्स क्या हो जाएगा? O पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a इंटू 2 पाई इंटू n हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय
right hand thumb rule, that is turn the fingers of right hand along the direction of current comma the stretched thumb of right hand will give stretched thumb of right hand will give the direction of magnetic field intensity at the center. ठीक है भाई, उसमें along एक्सेस पे लिख दिया था, आदमी सेंटर पे लिख दिया। ठीक है, इसको नोट करिए। तो आइए हम लोग डायरेक्शन को एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो सिंपली करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर से घुमा देंगे तो थंब किधर आ जाएगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ। ये है अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम आपको दो एग्जाम्पल और दिए दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो। और इससे आपको हम एक रूल भी बता देंगे। बहुत कुछ इससे बताना है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो कई सारी चीज़ों को अपने साथ लिंक कर देता है। ठीक है, डायरेक्शन के मामले में मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं और आपको करंट का डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 2 में मान लीजिए आप जैसे खड़े हैं, ठीक है, और ये कॉइल है और आपको कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर से घुमाना है। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर से घुमाना है। थंब किधर आया, ऊपर की तरफ। ये हो गई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट, इन द सेम वे अगर ऐसे है तो इसमें करंट को ऐसे घुमाना है। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो हो गई। ओके, अगर मैं इसको बना लीजिए, चलिए अब इसी से आपको क्लॉक फेस रूल बना के दिखा देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको करंट कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रही है। देख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आते हुए दिख रही है, ऊपर की तरफ यानी बाहर तरफ। यानी ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर बात करें मैग्नेट की, तो अगर मैग्नेट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे, तो नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सन से हो जाती है, सन, और बाहर नस। बहुत तेजी और स्लोली से मतलब नहीं मुझे याद। यहाँ मतलब ये है कि बाहर की तरफ फील्ड जिस पोल से निकलती है वो नॉर्थ पोल है। तो अगर इसको देखिए आ जाए तो यहाँ भी बाहर की तरफ फील्ड निकल रही है, इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। बिल्कुल वैसे लिख दिया है जैसे करंट का सेंस है। समझे? यानी आप समझ पाए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब आप जिस तरफ से खड़े होकर देखेंगे कॉइल, सपोज आप जिस तरफ से कॉइल को खड़े होकर देख रहे हैं तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो उस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाना किसका काम होता है, नॉर्थ पोल का। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट में नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। यानी एक तरफ से कॉइल नॉर्थ पोल जैसी होगी। अब मान लीजिए आप कॉइल के पीछे खड़े थे, यानी इस केस में आपने ऐसे देखा, इस केस में ऐसे देख रहे हैं। तो अब आपको जो करंट दिखेगी दूसरे फेस से देखने पे वो कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी। बोलो, ठीक है भाई। अगर ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूं तो मेरे लिए क्लॉकवाइज है, लेकिन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो वही चीज है कि अगर मैंने इसका सपोज ये फ्रंट व्यू हो गया, चलो
फ्रंट व्यू अगर ये लिया तो रियर व्यू ये हो गया, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से देखने पर अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रही है, तो रियर व्यू से देखने पर क्लॉकवाइज करंट दिखेगी, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट किसको फेवर करती है, किसको दिखाती है? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब इसी प्रकार से देखिए आप, यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के अंदर जा रही है, ठीक है। मतलब दिस इज द पैटर्न, ठीक है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाने का डिपार्टमेंट किस पोल के पास है? साउथ पोल के पास है। यानी ये बन गया हमारा साउथ, ठीक है। यानी अगर आप एक ही कॉइल को आगे और पीछे से देखते हैं तो कॉइल में एक तरफ से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगी। जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी उधर नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगी उधर से साउथ पोल दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्लॉक फेस रूल कहते हैं। यानी कॉइल को अगर एक तरफ से देखा जाए तो नॉर्थ पोल जैसा लगता है, दूसरी तरफ से साउथ पोल जैसा लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल, चाहे वो किसी भी शेप की हो, चाहे कॉइल फ्लैट हो, चाहे कॉइल लंबी हो, ठीक है, कैसी भी कॉइल हो, किसी भी शेप की कॉइल हो, ट्रायंगुलर कॉइल हो, स्क्वायर कॉइल हो, पैरेललोग्राम शेप की कॉइल हो, ठीक है, सर्कुलर कॉइल हो, कोई भी कॉइल होगी, हमेशा जो उसका फेस है एक तरफ से नॉर्थ पोल जैसा हो, एक तरफ से साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। यानी कुल मिला के अल्टीमेटली एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और आगे की बात सुनिए, ठीक है। ये बात आगे आप जब पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में क्लियर होगी, अभी भी समझ में आ ही रही है, ठीक है। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट क्या है? व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज अ डाइपोल। मैग्नेट इज अ डाइपोल, ठीक है। एंड एवरी डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट। एवरी डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेट है तो कौन सा डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो अगर मैं करंट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलूं तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं। करंट कैरिंग कॉइल क्योंकि खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। और हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। इस हिसाब से करंट कैरिंग कॉइल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी अभी से आप इस बात को दिमाग में रखिए कि अ करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको कहीं लिख लीजिएगा, अ करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि अभी मुझे बीच में और भी कई सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, मैं तुरंत अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं उठा सकता, ठीक है। पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात को अपने याद रखिएगा, ठीक है। इन फ्यूचर हम इस टॉपिक को उठाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। लेकिन अभी मुझे इस टॉपिक से कुछ और रास्ते खोलने हैं आगे के, इस वजह से मैं अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं उठा सकता। इसलिए अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि क्योंकि एक करंट कैरिंग कॉइल हो, चाहे वो किसी भी शेप किसी भी साइज की हो, उसका एक तरफ का हिस्सा नॉर्थ पोल, एक तरफ का हिस्सा साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। यानी कि कुल मिला के एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है और हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल का भी अपना खुद का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। धनिया, निया, नॉट धनिया, इट इज निया। फॉर्मूला भी थोड़ा सा भी बताया जा रहा है, M बराबर NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A एरिया। इसकी डायरेक्शन वही होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
इसकी डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये हम बाद में आपको बताएंगे, अभी हमने केवल बस डिस्कस कर दिया है ताकि आपको जब वहाँ पे हम पढ़ाएं तो नया नया ना लगे। प्लीज़ नोट इट डाउन।